ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे तो ये भी जान लिया कि एमपी के मन में क्या है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम ने कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। मौका था जन आशीर्वाद यात्रा के समापन का। 3 सितंबर को 5 जगहों से शुरू हुई आशीर्वाद यात्रा भोपाल में समाप्त हुई। 6 महीने में 7वीं बार एमपी आए प्रधानमंत्री ने 2023 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस को जंग लगा लोहा तक बता दिया और कहा कि कांग्रेस की कमान अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरी तरह अटैकिंग मोड पर था तो पहली बार के वोटर्स पर भी उनकी नजर थी। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है। पीएम ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर कहा कि अब विपक्ष नारी शक्ति पर बढ़ते नजर आएगी। इधर पीएम मोदी के हमलों का जवाब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से खुद राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने नारी शक्ति का जवाब जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड से दिया। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। यकीनन इस बार बीजेपी महिला आरक्षण बिल के साथ आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस इसकी काट जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड के जरिए निकालना चाहती है, क्योंकि एमपी समेत कई राज्यों में ओबीसी फैक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। सवाल नंबर 1, क्या मध्य प्रदेश में जीत को लेकर पीएम मोदी आश्वस्त है? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दौरों के पीछे क्या मकसद है? सवाल नंबर 3, क्या महिला बिल का जवाब कांग्रेस जातिगत जनगणना से देना चाहती है? और हमारा आज का मुद्दा है 23 का प्राइम अटैक, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम अटैक कह लीजिए। भोपाल का उनका दौरा, मध्य प्रदेश का उनका करीब करीब बीते लगभग 7 महीनों में ये 6ठा दौरा, और ये बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस दौरान उनका भाषण पूरी तरह चुनावी था। कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी जी हमलावर थे और ये एक बड़ा दिलचस्प संयोग था कि भोपाल में नरेंद्र मोदी जी थे प्रधानमंत्री चुनावी रैली के लिए और कार्यकर्ता महाकुंभ के समापन पर आने के लिए, जब सारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो थीं बीजेपी की वो समाप्त हुई 25 सितंबर को, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। और उधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी थे, रायपुर और बिलासपुर में। तो यहाँ कुछ सवाल जो खड़े हुए उनके जवाब राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से देने की कोशिश की और ये बात साफ हुई कि इस लड़ाई में बीजेपी जहाँ सनातन का मसला उठाएगी, करप्शन का मसला उठाएगी, हर चीज़ में कांग्रेस की नुक्ताचीनी का आरोप लगाते हुए ये मसला उठाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने एक लाइन तय की है जातिगत आरक्षण और उसी से जुड़ा हुआ ओबीसी का मसला। और ये बात जब सदन में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया तो उस दौरान भी कांग्रेस ने ये लाइन सेट करने की कोशिश की
क्योंकि वो ये जानती है कि ये मसला बीजेपी को किसी न किसी रूप में परेशान कर सकता है। तो ये एजेंडा भी आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का तय हो चुका है कि क्या मसले बीजेपी उठाएगी और क्या मसले कांग्रेस की तरफ से ज़ेरे बहस होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, युवा नेता कांग्रेस के, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत इस्तकबाल, स्वागत। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। प्रधानमंत्री का आज का भाषण अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो जाहिर तौर पर वो आगे की जो उनकी चुनावी रणनीति और आगे के जो मसले हैं उसके चिंतन में भी नज़र आए आज भोपाल में जब हमने उनको देखा। और मानने वाले शायद ये भी मानते हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही वो एक आश्वस्त बॉडी लैंग्वेज भी थी कि चीज़ें ठीक दिशा में जा रही हैं, और इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह की एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बातें की कि हमें पता है कि किस तरह से चीज़ें मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेंगी। तमाम चीज़ें आपने देखी, दिन में आप रहे भी वहाँ, किस तरह का एक लहर आपने देखी कार्यकर्ताओं में, सीनियर लीडर्स में, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ये आज कार्यकर्ताओं का ही सम्मेलन इसको कहा जाएगा, इसलिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए थे। पहली लाइन में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कार्यकर्ता का जो सम्मेलन है उसे सफल कहा जाएगा। अभी तक जो तमाम रैलियाँ या तमाम सभाएं मैंने अटेंड की है तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी संख्या थी, और संख्या को देखकर ही शायद प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आए हुए लोगों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। तो मध्य प्रदेश के मन में क्या है ये भी उन्होंने बात समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया कि निशाने पर कांग्रेस ही रहने वाली। उन्होंने दोनों डबल इंजन की जो सरकार है उनके कामों का जिक्र किया, अपनी सरकार के कामों का जिक्र किया, खासकर बताया कि हम कहाँ थे। और निशाना वो था 18 साल का युवा जो पहली बार वोट करने वाला, जिससे बहुत उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाना भी चाहा कि आपने वो दौर नहीं देखा होगा कांग्रेस का जब आप जन्म लिए होंगे, और आप पहली बार जब वोट करने जा रहे हैं तो अपनी दादा नाना नानी से आप जरूर पूछिएगा। तो बात यही है कि अभी भी कांग्रेस कहीं है जहन में, और कांग्रेस है ही, दो ही विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में। हम देखें तो बीजेपी कांग्रेस बाइपोलर पॉलिटिक्स है, तो दोनों के बीच में होती है, तो कहीं और पार्टी निशाने पर नहीं थी, सीधे कांग्रेस पर निशाना था। मोदी ये मानकर चल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उनके लिए शायद मध्य प्रदेश बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री का 7वां दौरा था आज, ये अपने आप में बताता है, पहले इतने दौरे हमने नहीं देखे। अभी भी जो मेरे पास जानकारी है, शायद एक आध महीने के भीतर फिर 2 दौरे उनके दिखाई देने वाले। इस बार बुंदेलखंड पर निशाना होगा 5 अक्टूबर का, तो उनका जी केन बेतवा वाला कार्यक्रम ऑलमोस्ट तय ही है। तो उसके बाद फिर एक मालवा का दौरा भी बन रहा। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की नज़र है, और एक मैसेज देना चाहेंगे प्रधानमंत्री से, जो जिस तरह की बातें सामने आ रही, गुजरात की तर्ज पर कुछ नया करना चाहते मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस इस बात को समझ रही। इसीलिए राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश की बजाय छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी दोनों दलों ने अपनी अपनी पार्टी को वो कर लिया है कि वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए छत्तीसगढ़ आसान है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है, जैसा तमाम बड़े लीडर दिखाई दे रहे हैं, कि हमारे लिए मध्य प्रदेश आसान है। लेकिन शरद जी, बहुत दिलचस्प चुनाव है, ये सच। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी साहब, कमलनाथ जी एक ऐसे कमांडर इन चीफ हैं आपके, जिनकी रिस्पेक्ट का लेवल इसी से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री, जैसा बता रहे थे मनोज, की 6ठा या 7वां दौरा था उनका मध्य प्रदेश का, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ताकत से मध्य प्रदेश में अपनी पूरी शक्ति लगाई है, और जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं को दायित्व सौंपे गए हैं, वो ये बताता है कि मजबूत तैयारी आपने, यानी कांग्रेस ने भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की है। लेकिन बीते कुछ समय से ये परसेप्शन भी बना है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तेज़ी से, जिस तरह से ख़ासतौर से जन आशीर्वाद यात्राओं का जो समागम हुआ है, अब आप उसका जवाब देने के लिए जन आक्रोश यात्राओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है संसाधन में, संगठन में, ताकत में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आपसे आगे है, लेकिन लड़ाई तो आप भी बराबर की लड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर भी और ओवरऑल चुनावी तैयारी पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, कि पूरे जितने सर्वे आ रहे हैं, आप किसी भी सर्वे की बात कर लीजिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी जी ने भी अभी कल परसों में अपनी बात में कहा कि हम जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं, और वो बहुत पहले जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तभी उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो है हम एक सुनामी आई हुई है। अभी भी आज जो प्रधानमंत्री महोदय का जो दौरा था,
प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया, मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। ना ही उन्होंने एक उपलब्धि बताई मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में मेरी सरकार ने क्या काम किया। लेकिन आप वहाँ देखिए, राहुल गांधी जी ने भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियाँ भी बताई और अपना कार्यक्रम भी बताया, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हमारी नीति, नेता और नियत तीनों चीज़ें बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, आज ये मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि शिवराज सिंह जी हमारे अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वरना वो आज उनकी बात करते। तो ये बहुत सारे जो है चुनाव, जो पर्दे के पीछे जो बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, लेकिन कांग्रेस में हर चीज़ अब क्लियर है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रही। उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने व्यापम की बात नहीं की, नर्सिंग घोटालों की बात नहीं की, उन्होंने जो नर्सिंग कॉलेजों को लेके हाई कोर्ट के जो निर्णय, हाई कोर्ट की जो टिप्पणियाँ उसके बारे में बात नहीं की। बहुत सारी जो चीज़ें थीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं की। वो ऐसा लगा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जो है प्रधानमंत्री आए हैं, और वो लोकसभा को लेके जो केंद्र के मुद्दे थे, वो केंद्र के मुद्दों पर वो चर्चा करते रहे, और जितनी भी उनका पूरा फोकस था वो केंद्र के ऊपर था। वो शायद ये देखना ही नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश राज्य में जो राज्य हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, केंद्र तो बाद में आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी विधानसभा के साथ साथ वो लोकसभा में भी क्या हम आगे करने जा रहे हैं उसको भी लेके उन्होंने महिला आरक्षण, महिलाओं की उसमें ओबीसी का आरक्षण, तमाम सभी मुद्दों को उन्होंने बारी बारी से रखा। तो जो एक डिस्कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी में है, जो उनके यहाँ जो आगे पीछे जो चल रहा है, वो अब स्पष्ट धीरे धीरे जो है वो सामने आता जा रहा है। और हम ये स्पष्ट कहेंगे कि अब आज के कार्यक्रम के बाद से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में नहीं आ रही, और अब हारी हुई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और मैं हितेश वाजपेयी धर्म संकट में ना आए, उनको भी नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उनका नेता कौन होगा, और आने वाला कार्यक्रम क्या होंगे ये भी उन्हें नहीं पता। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए, मुझे लगता है मैं फिरोज भाई की मन की बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आज उनको बहुत अच्छा नहीं लगा होगा इतना बड़ा जो जिसका मनोज जी ने भी जिक्र किया था, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। देखिए, आज का अवसर था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर था शरद जी, 25 सितंबर को हम मनाते हैं, तो एक कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ था। तो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी संख्या में कैडराइज कार्यकर्ता सामने होता है, तो कांग्रेस चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा तो ग्लानि होती है कि भाई नहीं होने के कारण वो कार्यकर्ताओं का कभी संग्रह नहीं कर पाते हैं। तो उससे उपजी हुई मूलतः बातें हैं। रहा सवाल देखिए सर्वे का शरद जी, तो औपचारिक सर्वे जितने भी आए, एक आध को यदि छोड़ दें, सब में भारतीय जनता पार्टी की अपरहेज है। ये तो आपने भी देखा है, आप स्वयं गवाह हैं उस बात के। और हमारे जो इंटरनल सर्वेज हैं वो सब हमको बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत सरफेस की बातें हैं जो जनता के संज्ञान में हैं। तीसरी बात, आज नरेंद्र मोदी जी का मुख्य फोकस था कि हमें बूथ पर चुनाव जीतना है। ये बात उन्होंने कही है, हमें विधानसभाएं नहीं जीतना है। तो अब हम विधानसभाओं से नीचे आ गए, हमको बूथ जीतना है। तो जब हम हर बूथ पर जीतने की कल्पना के हिसाब से चलेंगे, अपनी दक्षता को बेहतर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि विधानसभा की जो रचना निकल कर आएगी वो जीत की ही आएगी। तो वो संदेश उन्होंने लोगों को दिया। दूसरा, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बनाया कि जहाँ कांग्रेस परिवार कल्याण में रत है, आज़ादी के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, इंदिरा जी हो गए, राजीव जी हो गए, सब उनके परिवार को लेकर पूरी राजनीति रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, चाहे जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, आज हो, हम गरीब कल्याण को लेकर चले। तो इसी में उन्होंने बताया इसका नतीजा क्या है। तो इन्होंने हमको रोटी कपड़ा मकान में उलझाए रखा। उन्होंने इस बात को बताया शरद जी कि आज 13 करोड़ लोग आज देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए, जिसमें से 1 करोड़ 36 लाख मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की किसान सम्मान निधि की उन्होंने बात करी कि 1000 रुपये महीना 70 लाख किसानों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से रखी है। बाकी मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बताया कि किस प्रकार से 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। और ये देखिए शरद जी, कांग्रेस को भी मालूम है, आपको भी मालूम, आप भी कहते हो उस बात को कि लाडली बहना जो एक स्कीम निकल कर आई है, 51% भागीदारी जिनकी है,
उसने पूरा समीकरण ही चेंज कर दिया है। कहाँ ये 500 रुपये और ये सब करते थे, 1500 रुपये, 1000 रुपये। शिवराज जी ने पूरी बाजी पलट दी है। उन्होंने 1250 पे ले आए और 3000 रुपये हम देंगे ही देंगे, तो अब कहाँ 1500 रह गई बात। 450 का सिलेंडर का भी आपको मिलने लग जाएगा, तो 500 का सिलेंडर भी चला गया। फिर मोदी जी ने 33% जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित विधानसभा और लोकसभा में कर दी शरद जी, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी। क्योंकि अभी तक इसकी लोग बात करते थे, इसको अटकाते थे, लटकाते थे, 70 साल से करता कोई नहीं था। तो ये उन्होंने करके, उन्होंने दोनों सदनों में से बिल्कुल पारित करके भेज दिया। उन्होंने कहा इस बात को कि बड़े बेमन से लोगों ने उंगलियां दबाई होंगी, लेकिन दबाना पड़ेगी, उन्होंने मजबूर कर दिया विपक्ष को भी। तो मुझे लगता है ये सब बातें जनता के बीच रखी गई हैं। और महिलाओं का खासतौर से 51% आबादी का शरद जी, हम बड़ी उम्मीद से उनके समर्थन की ओर देख रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा समर्थन उनका मिल रहा है जो कांग्रेस को पलट देगा। मनोज, छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम था और मध्य प्रदेश का कार्यक्रम संगठन का कार्यक्रम था, इसलिए कुछ परिवर्तन भी था। और दोनों पार्टियों के जो सेना नायक हैं, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी, इन दोनों को लेकर जब भी कोई बयानबाजी होती है, कोई भी पार्टी सार्वजनिक मंच से अपने नेता को लेकर तो कोई प्रतिकूल टीका टिप्पणी कभी नहीं करती है, न करना चाहेगी। तो उसको लेकर जो अनुमान लगाएंगे वो राजनीतिक ही होंगे। चाहे कमलनाथ जी को लेकर गोविंद सिंह जी बोलें तो बीजेपी कहे कि पहले आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय कर लीजिए, या कांग्रेस शिवराज जी को लेकर कहे कि साहब ये ऐसा है, कुछ कहा नहीं गया उनको लेकर, तो ये कुछ इशारा करता है। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना एग्जिस्ट कर ही रही है, चौथी किस्त उसकी जाएगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, चौथी किस्त होगी ये अगर 5वीं जी, 1250 वाली पहली होगी और अगली बार कहो बदल जाए, ज्यादा हो जाए जी। और इसी बीच ये 33% आरक्षण। तो बीजेपी इस बार 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव की वैतरणी आधी आबादी के बूते पर पार करने की एक महत्वाकांक्षी चिंतन और सोच के साथ आगे बढ़ेगी। देखिए, दोनों बातें, एक तो आधी आबादी भी है, दूसरा युवा, जिसका मैं जिक्र पहली बार कर रहा था, जिसको आज फोकस किया प्रधानमंत्री ने, पहली बार वोट करने वाला। क्योंकि वो युवा नहीं जानता, उसने पुराने समय के कार्यकाल को नहीं देखा है, तो उसको समझाने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसको ये बताने का प्रयास है कि हमने सब कुछ किया। आप अपने परिवार के लोगों से पूछेंगे तो समझ आएगा कि मध्य प्रदेश पहले कहाँ रहा करता था, या देश की स्थितियाँ कहाँ रहा करती थी। तो दोनों पर फोकस है, इसीलिए 33% आबादी की बात, 33% आरक्षण की बात भी की गई है सरकार की तरफ से। दूसरी बात, जो लाडली बहना है शरद जी, तो लगातार हम फील्ड में भी जा रहे हैं, तो लाडली बहना एक गेम चेंजर तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, फूल बहुत बरस रहे हैं। मैं जहां भी जन आशीर्वाद यात्राओं को मैंने अटेंड किया तो फूल बहुत बरसे, नेताओं पर, कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशियां देखने को मिली। तो ये तो समझ आ रहा था कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, लेकिन कई बार फूल बरसते क्या वो वोटों में कन्वर्ट होगा? तो वो उसको करने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया है। लेकिन 33% जो बिल की बात है, तो इसमें एक और अभी पैच ये है कि क्या आने वाले दिनों में जो सीटें घोषित होना है या बाकी प्रत्याशी घोषित होना है, तो क्या उसमें भी उसका असर दिखेगा? तो जो मेरे पास जानकारी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी दिखने वाला है। आपने बड़ी जी महत्वपूर्ण बात कही मनोज। आपने, लोग कहते भी हैं शायराना अंदाज में कि जो फूल हाथ में लेकर आते हैं उनकी पहचान मुश्किल होती है, जो पत्थर लेकर आते हैं उन्हें पहचानना ज्यादा आसान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार हम उसको देख भी रहे, क्योंकि जब फील्ड में रहते तो ये चीजें नजर आती शरद जी। तो इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प है। और कांग्रेस को जिस तरह से निशाना प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं, है भी विपक्ष सामने तो बनाएंगे ही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो ओबीसी का मुद्दा छेड़ा है, देखिए ओबीसी का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश ने जो कल्याण एक बोर्ड बनाया, उससे जब गिनती कराई तो 52% ओबीसी यहाँ पाया गया। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ओबीसी पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और ये महिला और युवाओं पर। फिरोज सिद्दीकी साहब, अब हम उस स्टेज में हैं जहां आप, जिसको आप कहते हैं कि जो भी गूगली है, आपके पास बाउंसर है, पेस का करिश्मा है, वो सब दिखाना है। बीजेपी ने उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए, जो गूगली पटकी चुनाव के ठीक पहले, और जिसके एग्जीक्यूशन को लेकर उसने बड़ी चतुराई और बड़ी एक कैलकुलेशन शो किया कि चुनाव के पहले तक कम से कम 4 किस्तें तो महिलाओं के खाते में चली जाएं, जैसे एक माइंडसेट बन जाए। तो ये जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? 5वीं रहेगी जी। तो ये 5वीं किस्त जाने से लगभग आप मान लीजिए कि आधा साल हो जाएगा।
तो ये एक और ये बड़ी रुकेगी चीज- नहीं शरद जी। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि आचार संहिता के पहले के निर्णय है सरकार पहले का निर्णय। शायद इसीलिए 3 तारीख को देने जा रहे हैं। अब ये अगली जो किस्त है वो 3 पहले तारीख दे को दे, देंगे अक्टूबर को दे क्योंकि रहे हैं। जिससे आचार जी, संहिता तो की अब आपके पास भी जो गूगली बाउंसर हैं उनको इस्तेमाल करने का, आजमाने का ये सही मौका है, चाहे जो भी चीजें, क्योंकि इस बार तुर्की ब तुर्की आप दोनों घोषणाओं को लेकर कदम ताल करते हुए ही चले हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस की ये राजनीतिक जीत हुई है। हमने जब 1500 रुपए का सिलेंडर की बात की तो देखिए हमारी हिमाचल की सरकार भी देती है और हमारी कर्नाटक की सरकार भी देती है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि यूपी की सरकार देती है क्या, क्या गुजरात की सरकार बहनों को देती है क्या? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संकट में है, इसलिए उसको सिलेंडर की याद आ रही है, इसलिए उसको 1500 रुपये जो है महिलाओं के याद आ रहे हैं। जब बहनें हमारी संकट में थी तब भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आई इस बात की। सवाल ये है क्या, और ये हमारी राजनीतिक जीत ऐसे है कि हमने मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई उसको करने के लिए, तो ये जीत हमारी है। दूसरी बात महिला आरक्षण की, ये ऐसा कौन सा देश में ऐतिहासिक कानून है कि जो आज लागू, आज तो पारित हो रहा है लेकिन लागू कब होगा? उन्होंने कहा साहब 2029 तक। और हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हमारी पिछड़े वर्ग की बहनों को भूल गए, ये कैसे हो गया? उमा भारती जी जो कह रही हैं उससे हितेश वाजपेयी जी भी मेरे ख्याल में सहमत होंगे कि उमा भारती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही है या नहीं कह रही है। जी। तो महिलाओं को, आधी आबादी को भी आप आधा कर दें और उसको भी 2 टुकड़ों में बांट दें, तो कहाँ हमारी महिलाओं की और बहनों की तो नीयत और नीति दोनों ही देखिए, ठीक नहीं है। शरद जी, यही सवाल आपने 2 दिन पहले प्रहलाद जी से भी किया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि वर्तमान में संविधान में, विधानसभा में SC, ST और जनरल 3 कैटेगरीज हैं। तो स्वाभाविक है कि तीनों कैटेगरीज में 33% आरक्षण स्वीकृत है। अब तीनों कैटेगरीज के अलावा जब भी चौथी कैटेगरी कोई भी जोड़ी जाएगी, चाहे वो EWS की हो चाहे OBC की हो शरद जी, उसमें 33% वो कंटिन्यूम रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ा ना है। तो वो लोग आकर अब सवाल करने लगे कि तुमने क्यों कर दिया, तुमने क्यों कर, अब आप कर लेते। अरे भाई आप बताइए ना, पिछड़े वर्ग का, पिछड़े वर्ग की मैंने जनगणना आपको क्या? रोका नहीं, मैं ये जब कह आप रहा बिल ला हूँ, रहे थे तब भी नहीं रोका, नहीं, तो अभी भी नहीं रोका। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सर सवाल नहीं, सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद सुन तो लीजिए। अच्छा चलिए, चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। उसके बाद लाडली बहन योजना को शिवराज जी ने विधानसभा से डिक्लेयर किया, आप ही ने होड़ लगा दी 1500 कर दो, उन्हें 3000 कर दिया उठा के। तो अब क्यों उनसे डरते हो आप? ये पॉलिटिकल 5000 के तो हिम्मत है। ये पॉलिटिकल बहस जारी रहेगी और क्या OBC का मसला फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाएगा? और जिस तरह से OBC का मसला राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से कई बार किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है, क्या महिला आरक्षण के मसले पर भी वैसा ही होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घोषणाएं तो हो गई, लेकिन 2 राज्यों का जिस तरह से हमने उसके बाद उन्हें आर्थिक चुनौतियों में जाते हुए देखा है, हिमाचल और कर्नाटक, मध्य प्रदेश इन चुनौतियों में न उलझे, इसकी परवाह अभी से बीजेपी को भी करनी चाहिए और कांग्रेस को भी करनी चाहिए, कि जिससे आप गर्व से ये कह सकें कि हमने जो कुछ भी किया उसमें कहीं मध्य प्रदेश के लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत धन्यवाद मनोज। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।